हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एक्चुअली मेरी बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम हो गया था और उस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम वीडियोस को अपलोड कर दिया करूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन टारगेटिंग। और प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। तो प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक CSIR के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन टारगेटिंग होता क्या है। प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग जो है रिलेटेड होता है कि जब प्रोटीन बायोसिंथेसिस होती है तो उस प्रोटीन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि न्यूक्लियस के जीन से वो प्रोटीन बनी है और वो बाहर निकल के जो प्रोटीन बनी है, इस प्रोटीन को हमें डिफरेंट डेस्टिनी पे इसको जाना है। मान लेते हैं कि कोई सेल ऑर्गेनेल है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है। हो सकता है कि इसकी प्रोटीन इसने बनाई है और ये प्रोटीन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगी। हो सकता है ये लाइसोसोम के पास जाए, हो सकता है ये पेरोक्सीसोम के पास जाए। तो इस तरीके से जो प्रोटीन्स हैं उनके पास, ये प्रोटीन्स जो हैं, जैसे मान लो ये प्रोटीन है, इनके पास कोई कैरियर सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो सिग्नल मॉलिक्यूल इसको हेल्प करता है कि इसको किस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल तक जाना है, ठीक है। और इसी के बारे में हमें अभी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी प्रोटीन टारगेटिंग हम स्पेशली अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें से कितने तरीके की प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दो तरीके की यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एक होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है, मतलब साइटोसॉल बोल दो, साइटोप्लाज्म। और एक होती है जो RER मेम्ब्रेन पे बनती है, RER की मेम्ब्रेन पे बनती है, ठीक है। RER आपको मालूम होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है उस पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो भी, वहाँ पर भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये साइटोसॉल होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वही फ्री राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यही फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और साइटोसॉल में रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म में फाउंड होने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी प्रोटीन्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो प्रोटीन्स कौन कौन सी है, हो सकता है केवल उनको साइटोसॉलिक प्रोटीन भी कभी कभी बोल दिया जाता है क्योंकि वो साइटोसॉल में बनती होती हैं, तो साइटोसॉलिक प्रोटीन बोल दो। न्यूक्लियर प्रोटीन्स इनको बोल सकते हैं। जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, जितनी भी न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं उनको इसी कैटेगरी में रखते हैं। जो पेरोक्सीसोम प्रोटीन्स होती हैं, पेरोक्सीसोमल प्रोटीन्स, या फिर कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, या फिर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में, या फिर जो अनदर और जो साइटोसॉलिक फेज में बनी हुई होती है जिसको पेरीफेरल प्रोटीन्स के नाम से हम बोल देते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन्स। अब इसके अलावा जो अभी हमने बात करी, किसकी बात करी, अभी हम लोगों ने बात करी है RER की, कि RER के मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन बनती है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि RER क्यों RER होती है, रफ क्यों होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होती है क्योंकि उसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम ही प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो वहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है वो RER के सरफेस से बाइंड रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में इसको फ्री कर दिया जाता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं, RER वाली प्रोटीन्स को हम क्या बोल सकते हैं, जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं वो इसी में आ जाती हैं। सॉल्युबल प्रोटीन्स, जो सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं या एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स वो भी इसी में आ जाती हैं, ठीक। अब आपको ये याद रखना है कि जो सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं या जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं या जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं वो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पे काम करती हैं। किस पे काम करती हैं, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पे काम करती हैं। जो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, अब तुम ये पूछोगे कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, तो इसमें ER आता है, गोल्जी आता है, लाइसोसोम आता है, वैक्यूल आता है,
वैक्यूल आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। और अब होता क्या है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये अपनी प्रोटीन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है बनाते हैं। लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि ER से कोई प्रोटीन गोल्जी में जा सकती है या गोल्जी से वापस से कोई प्रोटीन ER में आ सकती है, इस तरीके से ER की प्रोटीन जो है लाइसोसोम में जा सकती है या वैक्यूल में जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटीन एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही हैं, तो इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोला गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब मैंने कहा कि हर प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उन सभी के पास अपना सिग्नल सीक्वेंस होता है, और अगर वो सिग्नल सीक्वेंस नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया जाएगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज दिया जाएगा। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो ये बेसिक था, आपको पता चलना था कि ये कहाँ पर क्या होता है ये चीज़ें। अब जो प्रोटीन टारगेटिंग है उसको समझने के लिए, अच्छा प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग आप समझ चुके होंगे कि जो भी सिग्नल सीक्वेंस होता है टारगेटिंग के लिए, वो ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंच सके, वही प्रोटीन सॉर्टिंग होता है। ठीक है, अब हम ये पता कर लेते हैं कि जो सिग्नल सीक्वेंस होता है उसकी लोकेशन क्या होती है। मतलब जितने भी जो प्रोटीन्स है जिनके पास सिग्नल सीक्वेंस होगा, जो भी सिग्नल सीक्वेंस होगा वो सिग्नल सीक्वेंस की लोकेशन क्या होगी, वो कहाँ पर लोकेट होगा। ठीक है, इसको हमको पता करना है। अब याद रखें कि ज़्यादातर केसेस में जो सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं वो इंटीग्रल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और भी होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। हम ही बोल रहे हैं कि कुछ जो सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं मैं ज़्यादातर केसेस में कैसे होते हैं, इंटीग्रल होते हैं। जो भी पॉलीपेप्टाइड होगा उसके इंटीग्रल होते हैं। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, पहला तो मैंने कहा इंटीग्रल हो सकता है, दूसरा कहाँ हो सकता है, ये एन टर्मिनल पे हो सकता है उसके, पॉलीपेप्टाइड के कहाँ हो सकता है, एन टर्मिनल पे, या फिर कहाँ पर सी टर्मिनल पे भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कहाँ होगा, या फिर इंटीग्रल होगा, और क्या, या फिर वो इंटीग्रल होगा। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं। अब याद रखें कि जो सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो क्लीव किया जा सकता है, मतलब उसको हम हटा सकते हैं, उसको क्लीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो साइड में होगा तो आराम से उसको क्लीव कर सकते हैं। तो एक होता है क्लीवेबल और एक होता है नॉन क्लीवेबल। ठीक है, नॉन क्लीवेबल। क्लीवेबल का मतलब आप समझ चुके होंगे, जिसको हम कट करके हटा सकते हैं। तो ऐसे कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर आसानी से कट हो सकता है, तो या तो वो एन टर्मिनस होगा, या तो वो एन टर्मिनस होगा, या फिर वो सी टर्मिनस होगा। ईजी है। दूसरा नॉन क्लीवेबल कौन सा होगा, जो इंटीग्रल होगा, सिंपल। ठीक है, अब जितनी भी आपकी टारगेटेड प्रोटीन्स होती हैं, जितनी भी जो टारगेटेड प्रोटीन्स होती हैं, जो टारगेटेड प्रोटीन्स होती हैं वो दो फॉर्म में होती हैं। देखो, एक तो जो अपनी अनफोल्ड स्टेट में होती है, जो अपनी अनफोल्डेड स्टेट में होती है, क्यों ये भी हम बताएंगे अभी। और एक होती है वो जो अपनी फोल्डेड स्टेट में होती है। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि फोल्डेड अनफोल्डेड क्या है, सारी प्रोटीन्स फोल्ड होती हैं, ऐसा है, लेकिन वो टारगेटिंग के पहले और टारगेटिंग की बात की गई है। देखो ध्यान से सुनो, जितने भी आपने कोड ट्रांसक्रिप्शनल या फिर कोड ट्रांसलेशनल वर्ड सुना होगा, तो जो अनफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, जो अनफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं वो अनफोल्डेड क्यों रहती हैं, क्योंकि जो भी सॉर्टिंग हो रही होती है वो कोड ट्रांसक्रिप्शनल मैनर में हो रही होती है। किस मैनर में होती है, को ट्रांसक्रिप्शनल मैनर में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ जो सॉर्टिंग हो रही होती है वो को ट्रांसक्रिप्शनल मैनर में होती है, ट्रांसक्रिप्शनल मैनर में। और यहाँ पर कैसी हो रही होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट, पूरा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर समझ लेना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैनर में हो रही होती है। ठीक है, अब अगला देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स होती हैं, जिन प्रोटीन्स को हम टारगेट कर रहे होते हैं, जो पर्टिकुलर हम जो ऑर्गेनेल्स हैं उसमें भेज रहे होते हैं, तो उसमें कुछ रिसेप्टर्स वर्क कर रहे होते हैं जो कि ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो रिसेप्टर्स भी प्रोटीन सॉर्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको ये समझना है कि जो भी प्रोटीन टारगेटिंग की मैकेनिज्म है वो क्या है। तो पहले तो हमें ये सीधा सिंपल वर्ड समझ लेते हैं कि जो सिग्नल सीक्वेंस होता है, एक तो वो मैनर है, दूसरा ये है कि वेसिकल्स जो फॉर्म होती हैं उसके थ्रू भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो जो भी मैकेनिज्म है प्रोटीन टारगेटिंग की, वो हम उसको दो उसमें डिवाइड कर लेते हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग,
टारगेटिंग, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला क्या है, एक तो जो सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट होगा, एक तो जो सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट, और दूसरा जो होगा वो वेसिकल डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा? वेसिकल डिपेंडेंट। ठीक है, हाँ। अब जो वेसिकल डिपेंडेंट है, आप वैसे तो नाम से समझ में आ गए होंगे कि इधर उधर भेजने वाला जो काम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हो रहा होता है, मतलब जो सेल ऑर्गेनेल्स, ईआर, वेसिकल, जो वैक्यूल और गोल्जी, इनके बीच में हो रहा होता है, वो वेसिकल डिपेंडेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कहाँ पर हो रहा होता है, ये हो सकता है इन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, इन एंडो, पूरा लिख लेना, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हो रहा होता है। ठीक, और जो सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, साइटोसॉल से या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, ठीक है, इसमें हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो वेसिकल डिपेंडेंट जो भी टारगेटिंग होती है वो किस में होती है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में होती है। और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर प्रोटीन्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग एक एक ऑर्गेनल लेकर के उस पर टारगेटिंग पे स्टडी करेंगे। ठीक है, लाइक पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग, उसका स्पेशल जो भी उसका रिसेप्टर होता है, जो भी सीक्वेंस होता है वो सब पढ़ेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर वगैरह सबका इंडिविजुअली हम जो है टारगेटिंग पढ़ेंगे। सो आज के लिए आप इतना ही कवर अप कर लीजिए। बेसिक जो आपको है पता होना चाहिए कि टारगेटिंग स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ लोग यही सोचते रह जाते हैं कि एक्चुअल प्रोटीन टारगेटिंग हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, तब आप प्रोटीन टारगेटिंग आराम से पढ़ सकते हैं। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टारगेटिंग पे ही होगी और इंडिविजुअल ऑर्गेनल को लेकर के हम स्टडी करेंगे।